हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बॉटनी का फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है, यानी इस एक लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं, और ये प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो बॉटनी का ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में खूब सारे पूछे जाते हैं, तो पूरे चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट कैसे किया जाता है। आयोडीन सोल्यूशन होता है जो यूजुअली ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है, नारंगी भूरा रंग का होता है। कौन? आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन, जब इस आयोडीन सोल्यूशन को डाला जाता है स्टार्च पे, जब आयोडीन सोल्यूशन को स्टार्च पे डाला जाता है तो स्टार्च के साथ रिएक्शन करने पर ये आयोडीन सोल्यूशन जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको, नीला काला रंग का हो जाता है। जो पहले नारंगी भूरा रंग का था सोल्यूशन घोल, अब वो नीला काला रंग का हो जाएगा। कब? जब स्टार्च से रिएक्शन कर लिया जाएगा। तो जो आलू है, आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है ना, आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। तो हमने क्या किया, आलू के ऊपर से छिलके को हटा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस पर ऑरेंज ब्राउन कलर का, यहाँ पर ब्लू दिखाया गया है बट ऑरेंज ब्राउन कलर आपको ध्यान में रखना है। ऑरेंज ब्राउन कलर का हम लोगों ने क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन डाला, उसके बाद देखा कि धीरे धीरे जो है, जो आयोडीन सोल्यूशन जो कि ऑरेंज ब्राउन कलर का था वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, नीला काला रंग का हो गया। तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसमें स्टार्च है। अगर नहीं कलर चेंज होता तो हम बोलते कि स्टार्च नहीं है। और आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, इसलिए आलू के ऊपर जब आप डालेंगे ना तो आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर है वो ऑरेंज ब्राउन से चेंज होकर के ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये स्टार्च टेस्ट था, आयोडीन सोल्यूशन के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का ये जो इक्वेशन है ये आपको एज इट इज रटा होना चाहिए, है ना, ये रटा होना चाहिए आपको। देखो 6CO2 + 12H2O ये कच्चा पदार्थ है, ये रॉ मटेरियल कहा जाता है। क्लोरोफिल चाहिए, बिना क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो सूर्य का प्रकाश है जिससे एनर्जी मिलती है खाना बनाने के लिए, इसको कैप्चर करने का काम, इसको ट्रैप करने का काम, इसको पकड़ने का काम, इसको एब्जॉर्ब करने का काम यही क्लोरोफिल करता है। तो ये चाहिए है, लाइट एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा जो प्लांट को चाहिए, प्लांट को मेनली तो यही चाहिए, इसी के लिए फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट करता है। लेकिन सह उत्पाद के रूप में ये दोनों भी बन जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान जिसे बोलते हैं, ये बिन बुलाए मेहमान है। हालांकि ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन वातावरण में यहीं से आया है, यही ऑक्सीजन है वातावरण में। पहले साइनोबैक्टीरिया आए जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया और फिर ये ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में आई। तो ये तो हमारे लिए चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन प्लांट के लिए ये तो क्या है, बिन बुलाए मेहमान है। प्लांट तो ये बनाना चाहता है, लेकिन ये दोनों भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने एक इक्वेशन ये भी देखा होगा, 6CO2 + 6H2O, उसके बाद C6H12O6 + 6O2, बस इतना आपने देखा होगा। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद हैं जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, और विकल्प में आपको एक विकल्प ऐसा है जिसमें ग्लूकोज और ये यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, और एक दूसरा विकल्प है जिसमें ये तीनों ही दिए हुए हैं, तो ये तीनों वाला सही हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है, बाकी डिपेंड करता है विकल्प के ऊपर कि किस प्रकार से विकल्प दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर चूज करके आंसर करेंगे। ठीक है, मेनली आपको ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर 6H2O लिखते हैं आप तो यहाँ से 6H2O गायब हो जाएगा, केवल इतना पार्ट रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इक्वेशन ये आपको रटा होना चाहिए, नींद में भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एक टेस्ट देखने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहले क्या करना है कि गमले में लगा हुआ हमें एक प्लांट लेना है। ये प्लांट जो है आप ले सकते हो मनी प्लांट या फिर क्रॉटन का प्लांट ले सकते हो। मतलब एक ऐसा प्लांट लेना है जिसकी पत्तियों में कुछ येलो वाला पार्ट हो, कुछ ग्रीन वाला पार्ट हो, क्योंकि जो ग्रीन वाला पार्ट है हमें पता है ये ग्रीन कलर जो है ये क्लोरोफिल के कारण है, और जहाँ पर येलो वाला पार्ट है वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो गमला है उसको लेंगे, पूरे गमले को लेंगे जिसमें पौधा लगा हुआ है, मनी प्लांट या फिर क्रॉटन का प्लांट, उसे हम लोग 3 दिन तक अंधेरे में डाल देंगे। 3 दिन तक अंधेरे में डाल देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधेरे में डालेंगे तो लाइट एनर्जी मिलेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और प्लांट ने जो भी ग्लूकोज को स्टोर कर रखा है स्टार्च के फॉर्म में वो सारे के सारे यूज कर लिए जाएंगे।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस गमले को लेकर के आएंगे और बाहर में 6 घंटे तक सनलाइट में रखेंगे। ये 3 स्टेप्स आपको समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, गमले से एक पत्ती को तोड़ लेंगे, गमले में लगा हुआ जो प्लांट है उससे हम एक पत्ती को तोड़ लेंगे। देखो सनलाइट में जब हमने रखा तो इससे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ होगा। पहले हम लोगों ने स्टार्च खत्म कर दिया, उसके बाद वापस से हम लोगों ने स्टार्च बनवाया है सनलाइट में डाल करके। अब हमने क्या किया कि पौधे से एक पत्ती को तोड़ लिया, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें कागज पर ट्रेस कर लीजिए। मान लीजिए कि ये आपने पत्ती को तोड़ कर लाया है, इसके ऊपर क्या करो, आप एक कागज डालो जिसमें आर पार आप देख सको। उसके बाद ऐसे आप पेंसिल से क्या करो, ट्रेस कर लो, है ना, पेंसिल से ट्रेस कर लो। और जहां जहां ग्रीन पार्ट है ना वहां भी क्या कर लो, आप पूरा ट्रेस कर लो कि कहां पर ग्रीन पार्ट है। क्योंकि जहां पर ग्रीन पार्ट है हमें पता है कि ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोफिल देता है ना, और जो येलो वाला पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें क्या करना है कि जो पत्ती हमने तोड़ा है उसको डाल देना है उबलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में डाल देना। उबलते हुए पानी में डालने के बाद क्या होगा, पत्तियां जो है वो नरम हो जाएंगी। जो भी एंजाइम्स होंगे ना पत्तियों में, जो भी एंजाइम्स होंगे जो आयोडीन सोल्यूशन और स्टार्च के बीच के रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो सारे एंजाइम जो है डीनेचर्ड हो जाएंगे, है ना। वो एंजाइम जो है समझो कि नष्ट ही हो जाएंगे वो, और जो कोशिका भित्ति है वो सारे डैमेज हो जाएंगे। जो भी कोशिका भित्ति है वो सारे क्या है कि डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन को कोशिका के अंदर घुसना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, तो कोशिका के अंदर घुसना है, तो जो सेल वॉल है वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो गर्म पानी में डालने से सेल वॉल वगैरह भी जो है वो सारे टूट फूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एल्कोहल से भरे बीकर में पत्ती को डाल देना है। क्या करना है, एल्कोहल से भरे बीकर में, एक बीकर है जिसमें एल्कोहल है ना, एथेनॉल बोल सकते हो, एथेनॉल है, शराब है, उसमें डाल देना है। उसके बाद उस बीकर को ले जाकर के पानी में डाल देना है, गर्म पानी में डाल देना है, और उसको गर्म करना है तब जब तक कि एल्कोहल खौलने लगे। देखिए ऐसा नहीं करना है कि बीकर में आपने एल्कोहल लिया, ऐसे आपने बीकर में एल्कोहल लिया और इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एल्कोहल जो है ये ज्वलनशील है, इसमें आग पकड़ लेगा। इसीलिए जो बीकर है ना इसको पहले पानी में डालना है ना, पानी में डालना है और पानी को गर्म करना है। और इसमें पत्ती है, पानी को गर्म करना है, पानी के गर्मी को पा करके ये अल्कोहल खोलेगा। डायरेक्ट अल्कोहल को चूल्हे पर नहीं चढ़ाना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अल्कोहल को उबालना है पानी के भीतर रख करके। ऐसा करने पर होगा ये कि जो अल्कोहल का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। जो अल्कोहल का कलर है, ये जो बीकर में अल्कोहल का कलर है ये ग्रीन हो जाएगा। पूछा है ना कि विलियन का रंग कैसा हो जाता है, विलियन का रंग भैया ग्रीन कलर हो जाएगा, और जो पत्ती का रंग है वो रंगहीन हो जाएगा। ये जो आपने देखा ग्रीन पार्ट पत्तियों में, ये ग्रीन पार्ट भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे क्लोरोफिल जो है वो घुल जाएंगे अल्कोहल में घुल जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है ताकि जो पूरा क्लोरोफिल है ना वो पूरा का पूरा निकल जाए, पूरा क्लोरोफिल जो है निकल जाए और पूरी पत्ती जो है वो रंगहीन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन में इसको डालेंगे। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती को आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे कुछ समय तक, उसके बाद पत्ती को धो देंगे। आप देखेंगे कि जहां जहां आपने ग्रीन पार्ट को ट्रेस किया था वहां वहां ब्लू ब्लैक कलर हो चुका है, ब्लू ब्लैक कलर हो चुका है। क्यों हो चुका है? इस वाले पार्ट में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस वाले पार्ट में क्लोरोफिल था, तो इस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ। जहां पर क्लोरोफिल नहीं था वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। समझ में आया? जहां जहां ग्रीन पार्ट था वहां वहां ब्लू ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा आयोडीन सोल्यूशन में डालने के बाद पत्ती को, लेकिन जहां जहां ग्रीन पार्ट नहीं था वहां वहां आपको ब्लू ब्लैक नहीं दिखेगा। हमने तो पूरे पत्ती को डाला था ना आयोडीन सोल्यूशन में, लेकिन ब्लू ब्लैक कलर आपको वहीं पर मिला जहां पर ग्रीन पार्ट था। इससे यह चीज प्रूफ होता है कि जहां क्लोरोफिल था वहीं फोटोसिंथेसिस हुआ है। मींस फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है जरूरी है, क्योंकि जहां पर नहीं था वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर स्टार्च नहीं बना है। जहां ग्रीन पार्ट है वहीं पर ब्लू ब्लैक कलर आया है। ये ब्लू ब्लैक कलर क्या बताता है कि यहां पर स्टार्च था। और ये स्टार्च कैसे बना होगा भाई? ग्लूकोज से बना होगा। ग्लूकोज ही स्टार्च में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ग्लूकोज यहां पर बना है। कहां पर? जहां पर ग्रीन पार्ट था, क्योंकि यहां पर क्लोरोफिल था। तो ये चीज प्रूव करता है कि क्लोरोफिल कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बिना क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट और है जो ये साबित करता है कि
कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट है, ये चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इस बार क्या हुआ है कि गमले में लगा हुआ 2 पौधा लिया गया है, उन दोनों पौधे को डाल दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि इन दोनों गमले को जो है ढक दिया गया बेल जार से। ये बेल जार है, यानी घंटी के आकार का जार है ना, ऐसे इसको ढक दिया गया है और चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। नीचे से भी अच्छे से पैक कर दिया गया है, नीचे से भी अच्छे से पैक कर दिया गया है। अब देखो, जब इसको ढका गया तो क्या इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कुछ एयर ट्रैप हो चुका है? अब एयर में भैया ऑक्सीजन भी है, एयर में भैया कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ना कुछ एयर तो ट्रैप हो गया ना। जब हमने इसको ढका तो कुछ ना कुछ एयर ट्रैप हो गया ना। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। लेकिन हमने क्या किया है कि एक वाले बेल जार के अंदर जुगाड़ लगा दिया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ये डाल दिया हम लोगों ने। यहाँ पर एक हम लोगों ने वॉच ग्लास लिया हुआ है और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब ये बहुत ही खतरनाक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, अंदर से, अंदर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फंसा पड़ा है बेल जार के अंदर, एयर के अंदर, इस सारे को इसने अवशोषित कर लिया, बोल सकते हो कि सोख लिया, है ना, सारे को अवशोषित कर लिया। और हमने डाल दिया है इन दोनों ही प्लांट को बेल जार सहित लाइट में डाल दिया है। बाकी सारे कंडीशंस हमने दिए हैं, जो भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए सारे कंडीशंस दिए हैं। बस अंदर में हम लोगों ने एक वाले में क्या किया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है ताकि सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर ले, ये प्लांट को मिले ही ना। जब हमने डाला इसको, कुछ घंटों तक डाल दिया सनलाइट में ताकि फोटोसिंथेसिस हो, उसके बाद फिर से वापस से वही कहानी हम लोगों ने किया। कौन सा? ये सारे स्टेप्स हम लोगों ने चले हैं, ये सारे स्टेप्स हम लोगों ने चले हैं। और लास्ट में जाकर के हम लोगों ने वही आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद पता चला कि इस गमले की जो पत्तियां हैं, इस पौधे की जो पत्तियां हैं, ये आयोडीन सोल्यूशन के कलर को ब्लू ब्लैक नहीं कर पा रही है, लेकिन जबकि ये कर दे रही है। तो इससे ये चीज साबित हुआ कि अंदर में इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, इसलिए ग्लूकोज नहीं बना है, वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ, ग्लूकोज बना, स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, इसीलिए जब डाला गया आयोडीन सोल्यूशन तो ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पर मिल गया। तो इससे ये चीज साबित हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कच्चा पदार्थ है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये कच्चा पदार्थ है ग्लूकोज बनाने के लिए, बिना इसके ग्लूकोज नहीं बनने वाला है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखे, एक क्लोरोफिल के इंपॉर्टेंस को लेकर के, कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के इंपॉर्टेंस को लेकर के। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये आपको ग्रीन प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर पूरा प्लांट हरा है, पत्तियां भी हरी है, तना भी हरा है, तो सारे में फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन मेन जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये लीफ है, ये मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। पादप के अंदर जो मुख्य अंग है वो कौन है फोटोसिंथेसिस के लिए? पत्ती है। हालांकि अगर स्टेम जो है, ये जो तना है, वो अगर ग्रीन कलर का है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। कुछ जीवाणु भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, है ना, सल्फर जीवाणु हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये सारे भी फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए और क्लोरोफिल चाहिए। पत्ती जो है मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन अगर जो तना है अगर वो हरा है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। पत्तियों के अंदर आपको मिलते हैं मीजोफिल सेल्स, है ना, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स मिलते हैं। ये मीजोफिल सेल्स और कुछ नहीं, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। पत्तियों में जो है मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, जिनमें बहुत ही ज्यादा संख्या में आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देखिए, पत्तियों में बहुत ही ज्यादा संख्या में मीजोफिल सेल्स होते हैं और एक मीजोफिल सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है इसी मीजोफिल कोशिकाओं में होती है। और जो आपके हरे पादप होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी बनाते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन आपको पता है जो सल्फर जीवाणु है, सल्फर बैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन वातावरण को ऑक्सीजन नहीं देते हैं, एनऑक्सीजेनिक है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं?
जिसमें क्या होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडक्शन भाई साहब किसका होता है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है जल का। रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन होता है जल का। ऊष्माशोषी और एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी बोले तो एनर्जी को लिया जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट से एनर्जी लिया जाता है ना, तो ऊष्माशोषी है ना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब क्या हुआ कि सिंपल चीजें मिलकर के जो है कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है। एनाबॉलिक में यही तो होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो सिंपल चीजें होती हैं, छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो मिलकर के एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं, ये एनाबॉलिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है ना, ग्लूकोज, इन दोनों की तुलना में तो कॉम्प्लेक्स ही है, तो एनाबॉलिक प्रक्रिया है। और वातावरण में ऑक्सीजन का स्रोत है फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं एग्जाम में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा जो पदार्थ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलता कहाँ से है प्लांट को, अगर प्लांट स्थलीय है ना, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जमीन पे उगते हैं, तो वायुमंडल से मिल जाएगा, है ना, वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। स्टोमेटा के थ्रू जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है प्लांट के द्वारा। अगर मान लो प्लांट जो है जलीय है, जलीय प्लांट है, तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है घुल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जल में घुली हुई है वहां से प्लांट जो है वो ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा पिछले स्लाइड में, अपचयित होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो कि ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है। हम बोल सकते हैं वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, जो पृथ्वी है, उसका तापमान बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है। तो प्लांट क्या करता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो इससे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसको अमोनिया में स्थिर कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो। ठीक वैसे ही जो प्लांट है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी है, कौन, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है ये छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट, और यह प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होती है। कौन सी, श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, ये जो प्रक्रिया है ये दिन में भी होती है, रात में भी होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फोटो चाहिए, लाइट चाहिए, तो यह प्रक्रिया केवल आपको दिन में ही देखने को मिलती है, रात्रि में यह संभव नहीं है, क्योंकि रात्रि में लाइट नहीं होता है, राइट। अब देखते हैं कि प्लांट को जल कहाँ से मिलता है, जल क्यों चाहिए। जल जो प्लांट है वो मिट्टी से लेता है। जो जड़ें हैं, जड़े में जो आपके रूट हेयर्स हैं, मूल रोम है, वो मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं परासरण विधि द्वारा, है ना, परासरण विधि द्वारा। परासरण के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किया जाता है जड़ों के द्वारा। उसके बाद जाइलम होता है प्लांट में, जाइलम के थ्रू ये जो जल है ये पत्तियों तक पहुंच जाता है। ये बातें तो खैर आप पहले से जानते हैं। लेकिन ये जो जल है इसका होता क्या है, इस जल का ना लाइट के प्रेजेंस में विखंडन होता है, जल का विखंडन होता है। और इसके बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही कि भाई जल क्यों चाहिए। जल चाहिए हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन क्यों चाहिए, रिडक्शन के लिए चाहिए, है ना, अपचयन के लिए चाहिए। किसको अपचित करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करना है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन होता है और इससे हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। आगे चल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचित करता है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी जो चीजें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है वो चीजें मैंने आपको रटवा दिया हुआ है पहले से ही। ये जो जल है, देखो ये जो जल है, ये जल टूट जाता है, ये जल टूट जाता है इसमें टूट जाता है। अब यही जो हाइड्रोजन है ना, यही जाकर के अपचयित करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें, ग्लूकोज में अपचयित करेगा। इसीलिए ये जल चाहिए। यही हाइड्रोजन है जो इसको जाकर के अपचयित करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। तो रिडक्शन के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में ये जल टूटता है, ठीक है, ये जल टूटता है। और यहाँ पर मैंगनीज और क्लोरीन चाहिए होता है। ये दोनों जो खनिज है ये चाहिए होता है जल को तोड़ने के लिए। यहाँ पर लाइट के साथ साथ ये खनिज चाहिए होता है इस जल को तोड़ने के लिए यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो लाइट चाहिए, लेकिन ये लाइट कौन सा होना चाहिए? विजुअल लाइट होना चाहिए, दृश्य प्रकाश होना चाहिए, दृश्य प्रकाश होना चाहिए, यानी विबग्योर होना चाहिए। दृश्य प्रकाश में जो है ये 7 रंग के प्रकाश आते हैं, इन्हीं के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, इनके अलावा दूसरे में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स रे दे दो, गामा रे दे दो, इंफ्रा रे दे दो, अल्ट्रावायलेट रे दे दो तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विजुअल लाइट में ही होगा। विजुअल लाइट का जो बोल सकते हो रेंज है वेवलेंथ का, वो क्या है? वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। यानी अगर लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की है तो ही जाकर के फोटोसिंथेसिस होगा। 700 नैनोमीटर के बाद है तो नहीं होगा, 400 नैनोमीटर से कम है तो भी नहीं होगा, क्योंकि 700 के पार 400 से पहले ये विजुअल लाइट नहीं कहा जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये रेंज है वेवलेंथ के लिए, विजुअल लाइट के लिए। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा नीला और लाल रंग के प्रकाश में होगा, है ना। ये ब्लू और रेड कलर के प्रकाश में होगा। अगर मान लो इन दोनों में भी पूछ दें कि किस में ज्यादा होगा, वैसे तो ब्लू और रेड दोनों में अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी अगर एक को चूज करना हो तो देखो मैंने स्टार लगा दिया हुआ है, आप लाल के साथ जाएंगे कि लाल में ज्यादा होता है, नीला में थोड़ा सा उससे कम होता है। जबकि हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा, हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा। हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में हम बोल सकते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा है ये कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने जल के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने लाइट के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा पिगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों चाहिए? लाइट को अवशोषित करने के लिए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। कहाँ मिलेगा ये? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये आपके पिगमेंट मिलेंगे, है ना, पिगमेंट मिलेंगे जो लाइट को ट्रैप करेंगे। तो मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, ये ध्यान में रखिएगा। और भी पिगमेंट्स हो सकते हैं जो लाइट को ट्रैप करें, लेकिन मेन 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 है आपका क्लोरोफिल ए। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है, रिएक्शन सेंटर भी कहा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा? और भी पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन वो सारे क्या है? वो सारे जो है बोल सकते हो कि चुन्नू मुन्नू है ना, चुन्नू मुन्नू है। मेन कौन है? बॉस जिसे बोलते हैं वो कौन है? ये क्लोरोफिल ए है। इसीलिए इसे रिएक्शन सेंटर कहा जाता है, रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। जो क्लोरोफिल ए है वो 680, अरे यार ये 860 नहीं होगा, 680 होगा, इसको काट दो 680, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रेंज देखा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, यहाँ पर तो 860 हो गया है, गलत हो जाएगा। 680 नैनोमीटर। ये जो क्लोरोफिल ए है ये खुद 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। देखिए जो लाइट भाई पत्तियों पर गिर रहा है उसमें ये पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज यानी विबग्योर, ये 7 रंग के प्रकाश गिर रहे हैं, ये पूरा का पूरा रेंज ही गिर रहा है ना वेवलेंथ का, ये पूरा रेंज आ रहा है लाइट के साथ, जिसमें से जो 680 नैनोमीटर का जो प्रकाश है और जो 700 नैनोमीटर का प्रकाश है उसको ट्रैप करने का काम तो ये क्लोरोफिल ए ही कर लेता है। इसके अलावा जो बाकी सारे वेवलेंथ के लाइट हैं उसको ट्रैप करने के लिए जो चुन्नू मुन्नू जो है, इसके अलावा जो पिगमेंट है वो सारे हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, ये सारे भी पिगमेंट्स हैं, ये सारे भी पिगमेंट्स हैं, ये सारे भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बट ये एसेसरी वाले हैं, यानी सहायक है, ये हेल्प करते हैं, मेन नहीं है। मेन क्लोरोफिल ए है, बॉस ये क्लोरोफिल ए है, ये सारे सहायक हैं। ये बॉस खुद जो है 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। बाकी जो कुछ बचा हुआ है ना वो सहायक, बाकी जो भी रेंज बचे हुए हैं वो सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक जैसे कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सारे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे ना हम लोग एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसे इसको क्लोरोफिल ए को छोड़ दो तो बाकी सारे जो पिगमेंट्स हैं उसे हम लोग एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है भाई? निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित कर अभिक्रिया केंद्र यानी कि क्लोरोफिल ए के पास भेजना। ये सारे क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और ले जाकर के दे देंगे किसको? किसको दे देंगे? रिएक्शन सेंटर को, जो कि क्लोरोफिल ए है। यहां देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखो ये रिएक्शन सेंटर है, ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए है, और बाकी सारे जो पिगमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, ये सारे क्या करेंगे? ये आपका अभिक्रिया केंद्र है, रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए है,
और बाकी सारे पिगमेंट्स इसके चारों तरफ होंगे। जैसे मान लो ये एक पिगमेंट है, मान लीजिए कि ये जेंथोफिल है, इसने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया यहाँ पे, उसके बाद देखो ये ऐसे ऐसे करके फाइनली इसको देना किसको है, रिएक्शन सेंटर को ही देना है। जो भी यहाँ पर सहायक पिगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फाइनली उस एब्जॉर्ब लाइट को जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए को। इसलिए कहा ये बॉस है, फाइनली सबको वसूल करके, जैसे फिल्मों में होता है ना, एक हेड होता है, बाकी सारे उसके चेले चपाटी होते हैं जो हफ्ता वसूलते हैं और उस हफ्ता को वसूल करके ला करके देते हैं अपने बॉस को, है ना, हेड को देते हैं। ठीक वैसे ही ये सारे क्या है, ये चेला चपाटी है। ये क्या करेंगे, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली जाकर के दे देंगे रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए को। यहां भी आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पर जेंथोफिल है, यहाँ पर कैरोटिनॉइड है, यहाँ पर क्लोरोफिल बी है। इन सारे ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और फाइनली दे दिया क्लोरोफिल ए को, जो कि रिएक्शन सेंटर है। और ये खुद सारे कहे जाते हैं एंटीना पिगमेंट्स या फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स, एंटीना अणु कहे जाते हैं। और ये क्लोरोफिल ए जो है ये खुद डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। मैंने आपसे कहा कि 700 नैनोमीटर था ना, यहाँ पे 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ का जो प्रकाश है इसको तो ये डायरेक्ट खुद ही एब्जॉर्ब कर देता है। यहां भी सेम चीज हो रहा होगा। जो क्लोरोफिल ए है ये हरा रंग देगा और ये हमारा रिएक्शन सेंटर है। क्लोरोफिल बी भी हरा रंग देता है, लेकिन ये उतना हरा नहीं होता है। जैसे यहां पर देखो आपको एकदम से डार्क ग्रीन दिखाया गया, ये क्लोरोफिल ए है, ये हरा पीला रंग देगा। कैरोटीन जो पिगमेंट है ये पीला नारंगी रंग देगा और जेंथोफिल पीला रंग देगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी धातु होती है, इसमें देख लो मैग्नीशियम धातु होती है, क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होती है। देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में जो है यहाँ पर देख लो मैग्नीशियम धातु है। और कौन से है देख लो भाई, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये सब भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे तो आपको अधातु हैं, ये सारे तो आपके अधातु हैं। मैग्नीशियम जो है ये धातु है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल अणु में जो है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उनमें कौन कौन से आपके तत्व होते हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, ये सारे होते हैं। और कोई है क्या, देख लो, और कोई नहीं है, यही है 1 2 3 4 5, यही है मेन। ये देख लो आपको दिखाया गया है एक क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाया गया है। ये क्लोरोप्लास्ट कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कोशिका वाले चैप्टर में। सबसे बाहर वाली झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके ठीक वाले झिल्ली को हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इसे पार कहा जाता है। पार बोले तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, यानी वो रीजन जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि ऐसे सिक्के जैसी संरचना होती है जिसे थैलाक्वाइड कहते हैं। बहुत सारे थैलाक्वाइड को हम लोग एक के ऊपर एक डाल देंगे। जैसे मान लो आपके पास 5 रुपए का कॉइन है और आपने 10 कॉइन लिए और आपने एक के ऊपर एक ऐसे डाल दिए, तो जो एक कॉइन है उसे हम लोग थैलाक्वाइड बोलेंगे, और पूरा जो ऐसे एक जो थक्की बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेनम। बहुत सारे आपके ऐसे ग्रेनम है तो हम लोग प्लूरल वर्ड यूज करेंगे ग्रेना। तो ग्रेनम जो है सिंगुलर वर्ड है, ग्रेना, ये देखो ग्रेनम जो है सिंगुलर वर्ड है, ग्रेना जो है प्लूरल वर्ड है। तो एक यहाँ पर जो कॉइन है ना, इसको हम लोग थैलाक्वाइड कहते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया गया थैलाक्वाइड कहते हैं। और इस पूरे कॉइन का जो पूरा बोल सकते हो कि पूरा एक जमावड़ा है, इसे हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। और ये जो थैलाक्वाइड है ना, इसी में धंसा होता है पिगमेंट। सारे के सारे जो पिगमेंट्स आपने देखे, एंटीना मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन सेंटर, वो सारे इसी थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में धंसा होता है ना, इसी में धंसा होता है। देखो ये जो थैलाक्वाइड है इसके पास खुद की भी झिल्ली है, इसके झिल्ली में जो है धंसा होता है सारे पिगमेंट्स। और ये स्ट्रोमा लैमेली है जो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक थैलाक्वाइड की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। इसी में क्या होते हैं कि धंसे होते हैं सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो भी स्पेस बचा हुआ है उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं।
इसी स्ट्रोमा में जो है ना डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, और इस थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है, और इसमें डार्क रिएक्शन होता है ना। ये स्ट्रोमा है ना, इस स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, और इस थैलाकॉइड में जो है लाइट रिएक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस ये क्लोरोप्लास्ट में होगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, कौन, फोटोसिंथेसिस अपने आप में रेडॉक्स रिएक्शन है। जल का क्या होता है, उपचयन होता है। मैंने आपसे कहा जल का उपचयन होगा, जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा O2 में, O2 में ऑक्सीडाइज कर जाएगा। देखो हाइड्रोजन छोड़ करके चला गया, तो हाइड्रोजन का छोड़ करके जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जल का उपचयन होता है जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन गैस जो बनती है इसी जल के ऑक्सीडेशन से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ये देखो ग्लूकोज बन गया। यदि प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग नहीं किया जाए तब क्या होगा, ऑक्सीजन का उत्पादन कभी नहीं होगा, तब एनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। यहां पर देखो मैंने जो H2O में O है इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है, और यहां पर जो ऑक्सीजन इसके ऊपर भी स्टार लगाया हुआ है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां पर जो ऑक्सीजन बनती है ये एक्चुअल में ऑक्सीजन आती कहां से है, H2O वाला ऑक्सीजन है, H2O वाला ऑक्सीजन है। ये CO2 में भी तो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये O2, ये वाला ऑक्सीजन है। H2O का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है दो फेजेज होते हैं, या फिर दो स्टेजेज होते हैं, या फिर दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये दोनों ही टाइप के रिएक्शंस होने आपके क्लोरोप्लास्ट में ही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोप्लास्ट में ही होना है, ठीक है। लेकिन लाइट रिएक्शन अलग पार्ट में होगा, डार्क रिएक्शन अलग पार्ट में होगा, क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने देखा ग्रेना जो कि थैलाकॉइड से बना है, इसमें लाइट रिएक्शन होगा, इसमें लाइट रिएक्शन होगा, और जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए, लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए, ये लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। और इसमें होगा क्या, पहले तो वाटर स्प्लिट करेगा, जल का भी खंडन होगा, है ना, जल का भी खंडन होगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बन जाएगा। उसके बाद मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पर ATP और NADPH बनेगा। देखो ATP है और NADPH है, NADH नहीं है ना, NADH ये नहीं है, ये NADPH है। तो ATP बनेगा और NADPH बनेगा। जो स्ट्रोमा है ये देख लो, स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगा, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगा। और इसके नाम के साथ आप कंफ्यूज मत करना, जो इसका नाम है काम बिल्कुल भी नहीं है वैसा। डार्क रिएक्शन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको डायरेक्ट लाइट से मतलब नहीं है, डायरेक्ट लाइट से मतलब नहीं है। इसको मतलब किससे है, लाइट रिएक्शन में जो ये मेन प्रोडक्ट बना है ना यहाँ पे ATP और NADPH, इससे मतलब है, डायरेक्ट लाइट से मतलब नहीं है। डायरेक्ट लाइट से मतलब किसको है, प्रकाश अभिक्रिया को है, लाइट रिएक्शन को है। अंधकार अभिक्रिया को लाइट रिएक्शन में ये जो मुख्य उत्पाद बना है उससे मतलब है। तो ये यूज किया जाएगा इस अंधकार अभिक्रिया में, तभी जाकर के डार्क रिएक्शन जो है ये होने वाली है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, जो हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, ये डार्क रिएक्शन में होगा। जब इसको फिक्स किया जाता है, जब CO2 को फिक्स किया जाता है तो पहला जो अस्थायी उत्पाद है, प्रथम अस्थायी उत्पाद, वो बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रथम अस्थायी उत्पाद है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या बनता है, आंसर होना चाहिए आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसीलिए इस वाले डार्क रिएक्शन को हम लोग C3 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। और अंतिम उत्पाद हमारा ग्लूकोज बनता है। अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारा प्रथम अस्थायी उत्पाद नहीं है, इसको हम लोग अंतिम उत्पाद बोलते हैं। सबसे लास्ट में ये ग्लूकोज बनेगा, लेकिन प्रथम अस्थायी उत्पाद PGA बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसीलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं इस अंधकार अभिक्रिया को। ये लाइट रिएक्शन कहाँ होना है, थैलाकॉइड में होना है, या फिर बोल दो ग्रेना में होना है, ग्रेनम में होना है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होना है, ये आपको याद रहना चाहिए। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड, है ना, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और यहाँ पर H लगा हुआ है तो हाइड्रोजन लगा सकते हो। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो
फोटोसिंथेसिस की ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रही है भाई? ये हो रही है मेसोफिल सेल में C3 प्लांट के अंदर। C3 प्लांट के अंदर, C3 प्लांट कहने का मतलब जिसमें C3 साइकिल चलता है। देखो कोई सा भी प्लांट हो, C3 साइकिल आपको सारे में मिलेगा। जो C3 साइकिल है ना, ये आपको सारे में मिलेगा, चाहे प्लांट कोई सा भी हो। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाशिक अभिक्रिया से मिलती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम लोग अंधकार अभिक्रिया बोलते हैं। इसको एनर्जी कहां से मिली? इस वाले को तो एनर्जी मिल गई लाइट से। प्रकाशिक अभिक्रिया को एनर्जी लाइट से मिल गई, लेकिन इसको कहां से मिलेगी? यही है एनर्जी इसके लिए, अंधकार अभिक्रिया के लिए या फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए। प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश और अंधेरा दोनों में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो मतलब है इस प्रोडक्ट से, डायरेक्ट लाइट से मतलब नहीं है। ये जो C3 पथ है ना, या फिर C3 साइकिल जो है, इसे हम लोग कैल्विन चक्र भी बोलते हैं। कैल्विन नाम के वैज्ञानिक थे जिसने इस पूरे साइकिल को खोजा था। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विन चक्र या फिर C3 साइकिल कहते हैं। ये डार्क रिएक्शन जो है टोटल CO2 के फिक्सेशन से ग्लूकोज के बनने तक की जो पूरी प्रोसेस है, जो डार्क रिएक्शन है, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए होता है इस पूरे प्रोसेस में, रुबिस्को एंजाइम चाहिए होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। रुबिस्को एंजाइम का उपयोग होता है। देखो C3 साइकिल जो है सभी पादपों में होता है, चाहे वो C3 पथ वाला पादप हो या C4 पथ वाला पादप हो। अब C4 साइकिल का मतलब क्या हुआ? C4 साइकिल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रथम अस्थायी उत्पाद बनेगा वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पर देखो प्रथम अस्थायी उत्पाद PGA बना, जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो हमने C3 कहा। C4 पादप में क्या होगा? जो प्रथम अस्थायी उत्पाद बनेगा वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। लेकिन C3 साइकिल चलेगा इसमें भी, चाहे प्लांट C3 हो चाहे C4 हो, है ना, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, C3 सारे में चलेगा। जो C4 साइकिल है वो केवल C4 में ही चलेगा। C4 प्लांट जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जो इनकी पत्तियां होती हैं, इनको काट कर देखने पर इनमें थोड़ी सी अलग टाइप की एनाटॉमी दिखती है, जिसे हम लोग क्रैंजी एनाटॉमी कहते हैं, है ना, क्रैंजी एनाटॉमी कहते हैं। उच्च ताप को ये सह सकते हैं, उच्च प्रकाश तीव्रता को सह सकते हैं। इनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे अगले स्लाइड में। ये उस समय भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं जिस समय रंध्र बंद होते हैं। देखो इनमें ना फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन केवल C3 प्लांट में होता है। फोटो रेस्पिरेशन ये वेस्ट प्रोसेस है प्लांट के लिए, वेस्ट प्रोसेस है, वर्ज्य प्रक्रिया है, कोई काम का नहीं है प्लांट के लिए। ये C4 प्लांट में आपको नहीं मिलेगा, ये केवल C3 प्लांट में मिलेगा। C4 प्लांट के अंदर अगर स्टोमेटा बंद है तो भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ना, ये CO2 को स्टोर कर लेते हैं, CO2 को जो है स्टोर कर लेते हैं। अगर स्टोर करके रख लिया, CO2 को जो है दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके जो है ये स्टोर कर लेते हैं। और स्टोमेटा बंद भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो क्या हुआ, हमने तो स्टोर करा हुआ है, दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, वापस से उसको CO2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फोटोसिंथेसिस कर लिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ C3 प्लांट में पॉसिबल नहीं है। तो उदाहरण है मक्का पादप और ज्वार पादप, ये दो नाम ही काफ़ी है, ध्यान में रखिए, मक्का पादप और ज्वार पादप, ये मक्का का प्लांट है। अब जिस प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलता है, उसे हम लोग C4 प्लांट कहते हैं, C4 प्लांट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले प्लांट में जब डार्क रिएक्शन होती है तो सबसे पहला जो अस्थायी उत्पाद बनता है, सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला यौगिक होता है, और यहाँ पर उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ध्यान में रखिएगा। जिस प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलता है उसे हम लोग C4 प्लांट कहते हैं। C4 प्लांट कहने का मतलब या फिर C4 साइकिल कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा डार्क रिएक्शन में वो 4 कार्बन वाला यौगिक होगा, और ये यौगिक का नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C4 प्लांट के अंदर देखा जाए तो C3 साइकिल भी चलता है, जिसे कैल्विन साइकिल बोलते हैं, और C4 साइकिल भी चलता है। यानी C4 के अंदर जो है C3 भी मिलेगा और C4 भी मिलेगा, ये दोनों मिलेगा। लेकिन जो आपके C3 पादप होंगे उसमें केवल C3 साइकिल चलेगा, लेकिन जो आपके C4 पादप होंगे उनमें C3 C4 दोनों चलेगा। जो आपके C4 प्लांट होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं में होता है। यूजुअली जो C3 प्लांट होते हैं इनकी जो पत्तियां होती है इनमें आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया होती है। जो आपके C4 प्लांट होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये जो पत्ती है, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया चलती है। मेसोफिल सेल तो होनी ही है ना, मेसोफिल सेल होनी है, और इसमें आपका बनेगा 4 कार्बन वाला यौगिक,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स होते हैं जो कि चारों तरफ होते हैं आपके जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ होते हैं, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ होते हैं। इन्हें बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा आपका, जो अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज, ये बनेगा किसमें, ये बनेगा बंडल शीथ सेल में, ये बनेगा बंडल शीथ सेल में। जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये आपका बन जाएगा किसमें, मेसोफिल सेल में। C3 प्लांट की अगर हम बात करें, C3 प्लांट की बात करें तो चाहे ये प्रथम अस्थायी उत्पाद चाहे अंतिम उत्पाद ये आपके मेसोफिल सेल में बनते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होगा, जो प्रथम अस्थायी उत्पाद है ये बनेगा मेसोफिल सेल में, जो अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है ये बनेगा बंडल शीथ सेल में। अब देख लो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 चक्र भी बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल देखा, C2 साइकिल देखा और यहाँ पर C2 साइकिल है। अब देखो इसको C2 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है वो 2 कार्बन वाला यौगिक है। ऐसा नहीं है, देखो इसमें होता क्या है, फोटो रेस्पिरेशन में Pg और Pg ये दोनों बनता है। Pg का मतलब होता है देख लो यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट, और Pga का मतलब वही है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या इसी को हम लोग फॉस्फो या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसके कारण C3 साइकिल नाम पहले पढ़ चुका था, तो बचा यहाँ पर C2 साइकिल, तो C2 साइकिल इसको हम लोगों ने कह दिया। किसके कारण, फॉस्फोग्लाइकोलेट जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर एक कंपाउंड बना है, ये 2 कार्बन वाला है, इसीलिए हम लोग इसे C2 साइकिल कहते हैं, है ना, इसीलिए हम इसे C2 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, ये फोटो रेस्पिरेशन जो है मैंने आपसे कहा कि ये एक वेस्ट प्रोसेस है, बेकार की प्रक्रिया है, प्लांट को नहीं चाहिए ये प्रक्रिया, है ना। ये आपको केवल C3 जो प्लांट होते हैं ना, C3 प्लांट केवल उसी में मिलेगा, आपको केवल C3 प्लांट में मिलेगा, C4 प्लांट में नहीं मिलेगा। यानी जिस प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलता है उसमें आपको ये फोटो रेस्पिरेशन जैसी बेकार की प्रक्रिया जो है ये देखने को नहीं मिलती है, केवल C3 प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। और फोटो रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया है इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्रोक्सीसोम है, प्रोक्सीसोम भी कोशिकांग ही है सेल के अंदर, ये सारे ही शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में। जो है फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीसोम ये सारे के सारे लिपट जाते हैं, ये सारे जो है इन्वॉल्व होते हैं, ये तीनों ही जो आपकी कोशिकांग है ये इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। इस प्रक्रिया में देखो ऑक्सीजन RUBP से संयोजित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अतः यह पाथवे में एक वर्ज्य प्रक्रिया है, बेकार की प्रक्रिया है। देखिए RUBP जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यूजुअली केल्विन साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल में क्या होता है कि ये जो RUBP है इससे कंबाइन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कंबाइन हो गया, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इससे कंबाइन होता है, कंबाइन करवाता कौन है, रोबिस्को एंजाइम। ये रोबिस्को एंजाइम है जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये ऑक्सीजन को भी बाइंड करवा सकता है इसलिए ऑक्सीजनेज है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करवा सकता है इसलिए कार्बोक्सिलेज है। रोबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। C3 साइकिल में या फिर केल्विन साइकिल में क्या होता है कि जो RUBP है 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इससे कंबाइन होता है ये CO2, ये कंबाइन करवाता कौन है, रोबिस्को एंजाइम। और यहाँ पर पहला अस्थायी उत्पाद जो है ये बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसलिए इसे C3 साइकिल कहा जाता है। और फिर बाद में जो है यहाँ पर शुगर बनता है, ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। और ये जो ATP और NADPH है ये तो डार्क रिएक्शन है ना, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ये ATP और NADPH ये लाइट रिएक्शन से आया हुआ है। आपने देखा था ना लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है, तो ये ATP और NADPH खर्च करके जो है यहाँ पर देखो शुगर बना हुआ है जो कि आपका यहाँ पर ग्लूकोज है। लेकिन मान लीजिए कि पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई है और ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम है ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, वैसे केस में क्या होगा कि ये जो RUBP है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ना कंबाइन करवा करके ये जो रोबिस्को है ना ये ऑक्सीजन को कंबाइन करवा देगा, ऑक्सीजन को कंबाइन करवा देगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो RUBP से जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन ना करवा करके ऑक्सीजन को कंबाइन करवा दिया जाएगा। और प्रोडक्ट देखो ये बनेगा, पहले PG बनेगा यानी कि फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसके बाद PG बनेगा, PGA बनेगा जो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो लाइट रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट बनाया था उसको खर्च करके यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। क्या फोटोसिंथेसिस में हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट से? हमें प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। हमें तो शुगर बनाना है ना, हमें तो कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो ग्लूकोज तो बना नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो बना नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल रही है। तो ये प्लांट को नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है ये बिल्कुल ही बेकार की प्रक्रिया है प्लांट के अंदर। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा केवल C3 प्लांट के अंदर। C4 प्लांट के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। और C2 साइकिल क्यों बोलते हैं? इस फॉस्फोग्लाइकोलेट के कारण, इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड के बनने के कारण बोलते हैं। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है या C2 चक्र है, किन स्थितियों में हो सकती है? ये तब हो सकती है जब O2 की सांद्रता CO2 की सांद्रता से ज्यादा हो, तापमान ज्यादा हो, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो। ये सारी ही स्थितियां, ये सारी ही जो कंडीशन है, ये एक साथ जब हावी हो जाए, एक साथ जब लागू हो जाए, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है, तब जाकर के फोटो रेस्पिरेशन प्रक्रिया जो है वो होती है। तो ये देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों के पादपों में। फोटो रेस्पिरेशन जैसी प्रक्रिया जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये सारे एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण दर को, है ना, रेट को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, तो रेट जो है बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना इंटेंसिटी दे दो आप, लाइट इंटेंसिटी, ऐसा नहीं। एक लिमिट तक ही रेट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, उसके बाद घट सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से रेट बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक। यानी अभी जो है 0.03% CO2 है, तो 0.03% से लेकर के 0.05% तक अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हो तो नो डाउट जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद नहीं। तो इस रेंज तक अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हो तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ती है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक, ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। और जो मरुस्थलीय पादप होते हैं यानी डेजर्ट प्लांट जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा। टेम्परेचर बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ये बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी उतना बढ़ाते जाओ, हर चीज के साथ क्या है, एक लिमिट है। एक लिमिट तक ही जो रेट है वो बढ़ने वाली है इन सारे ही केसेस के अंदर। अगर हम जल की बात करें तो सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दर इससे भी प्रभावित हो सकती है। जल डायरेक्ट जो है प्रभाव नहीं डालता है फोटोसिंथेसिस की रेट पे, लेकिन इससे प्रभावित जो है इनडायरेक्ट वे में फोटोसिंथेसिस की रेट हो सकती है जल तनाव की स्थिति में। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में वाटर कितना इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए जितना जल अवशोषित किया जाता है जड़ों के द्वारा, उसका मात्र 1% ही जल उपयोग किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए जल का कोई डायरेक्ट जो है इंपैक्ट नहीं पड़ता है फोटोसिंथेसिस के रेट पे, लेकिन हाँ इंपैक्ट पड़ सकता है अगर जल तनाव की स्थिति है, जल बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है, वैसी स्थिति में। तो पादप कुल अवशोषित जल का केवल 1% ही जल का उपयोग जो है फोटोसिंथेसिस में करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिकतर पादप जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो -35 डिग्री सेल्सियस पे शुरू कर देते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए सारे प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है। जो डार्क रिएक्शन होती है इसे बायोसिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। पूरी दुनिया का 90% फोटोसिंथेसिस केवल समुद्री शैवालों के द्वारा किया जाता है। जो रुबिस्को आपने देखा, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, रुबिस्को का फुल फॉर्म है ये। जो रुबिस्को है ना, रुबिस्को एंजाइम आपने देखा, तो एंजाइम मेनली आपके प्रोटीन ही होते हैं। ये विश्व में सबसे प्रचुर एंजाइम या प्रोटीन है। सबसे ज्यादा अगर इस धरती पे कोई एंजाइम पाया जाता है तो वो है रुबिस्को। प्लांट के अंदर जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। अगर पत्तियों में ग्लूकोज बन चुका है, पत्ती के एक भाग से दूसरे भाग में इस ग्लूकोज को भेजना है, तो सबसे पहले इसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जब बारी आए स्टोर करने की तो वापस से इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। जंतुओं में भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में बनता है। जंतुओं में भी ग्लूकोज बनता है ना, स्टोर होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इस ग्लाइकोजन को जो है जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, जंतु स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि श्वसन रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है, क्योंकि इससे लाइट से मतलब नहीं है। रात के समय वृक्ष के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, ऐसा कहा जाता है
क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात में पौधे केवल श्वसन करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। रात में पौधे फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है जिससे कि ऑक्सीजन बाहर आएगी, केवल रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें लेना नहीं है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर जाकर के ये पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट होता है। जितनी बातें मैंने आपको बता दी इतने पे कमांड कर लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।